अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं अवैस यूसुफ़ी, मेरे कोलीग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां और बहुत सारे मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, माजी के बहुत अहम मुकदमात हैं। वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी माजी का एक और मुकदमा जो है वो चल रहा है, जिसमें पनामा केस के बाद जो है वो 3 रेफरेंसेस जब एहतसाब अदालत में भिजवाए गए और फिर उसमें अल अज़ीज़िया में, एवनफील्ड में और फ्लैगशिप में शरीफ ख़ानदान को सज़ाएँ हुई। 2 मुकदमात के अंदर बरी हो चुके हैं मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर, जबकि तीसरा जो अल अज़ीज़िया केस है इसकी आज फिर एक मरतबा समाअत हुई है और ये समाअत जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। अवैस ने उसको कवर किया है और एक और मामला जो है जिस पर हम बात करेंगे और वो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की आइनी पिटीशन, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, उसके ख़िलाफ़ उस पिटीशन में क्या हो रहा है और जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सरीकी का केस ये कब समाअत के लिए लग रहे हैं और उसके लिए क्या कुछ हो रहा है। तो उससे पहले अवैस आज की समाअत की बात करते हैं। हमने तो टिकट्स वगैरह पढ़े कि अल अज़ीज़िया के अंदर जो जज साहिबान हैं वो बड़े कंसर्न नज़र आ रहे थे और फिर ये भी देखा कि एक वो मामला जो कि जज अरशद मलिक का हवाले से था और वो वीडियोस का बड़ा चर्चा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, सारा कुछ था। तो आज जो है वो उन्होंने इस मामले के ऊपर क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ था तो इस हवाले से उन्होंने कहा हम इस पर बात नहीं करते, हम मेरिट के ऊपर जो है अपने आप को रखना चाहते हैं। तो क्या कुछ हुआ और ये फैसला क्यों किया गया? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अमजद परवेज़ एडवोकेट ने जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में अपील है नवाज़ शरीफ की, उस पर मेरिट्स पर दलाइल का आगाज़ कर दिया और उन्होंने सारा ये केस बयान किया। पहले हिस्ट्री बताई जो उनका तरीक़ेकार है। उन्होंने कहा कि इस केस में भी आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है और ये उन्होंने कहा उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 3 रेफरेंसेस बने थे, असूली तौर पे एक रेफरेंस बनना चाहिए था जिसमें आमदन से ज़ायद असासे का इल्ज़ाम होता और बता दिया जाता कि कौन कौन से असासे हैं जो आमदन से ज़ायद हैं, तो एक ही रेफरेंस में हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, ये सारी चीज़ें। हाँ। जब वो दलाइल दे रहे थे तो अचानक नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसमें तो इनकी एक मुतफरिक दरख्वास्त भी है जो जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से मुतालिक है, तो अगर तो इन्होंने मेरिट्स पे ही दलाइल देने हैं तो इन्हें कहें कि पहले अपनी वो दरख्वास्त तो वापस ले लें, तो फिर ये मेरिट्स पे दलाइल दे लें। तो फिर उस पर क्या बहस हुई? उस पर ये था, उनका ये कहना था, उन्होंने इस्तदा ये की कि जो ये अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में ट्रायल है वो रीट्रायल के लिए एहतसाब अदालत को मामला भिजवा दिया जाए। ये नैब ने कहा? ये नैब ने कहा। उन्होंने हाँ। कहा कि अगर तो मेरिट्स पे आप डिसाइड करते हैं इस केस को स्टेज पे तो एक तशनगी बाकी रह जाएगी, क्योंकि बहरहाल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अदालत में ख़ुद ये लेके आए हैं मामला। इस पे अमजद परवेज़ एडवोकेट और आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़े वाज़े मौक़िफ़ में अदालत को ये बताया कि वो इसको परसू नहीं करना चाहते, इसे प्रेस नहीं करना चाहते, इसकी पैरवी नहीं चाहते और इस हवाले से उन्होंने अपने क्लाइंट यानी नवाज़ शरीफ जो हैं, जो अपैलेंट हैं इसमें, अपील कुनिंदा, उनसे भी मशवरा किया है, डिस्कशन किया है और इसी नतीजे पे पहुँचे हैं। एक तो वो जज साहब वैसे भी उनका इंतकाल हो गया जी, उन्होंने ये कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे और अब मुनासिब नहीं है कि उसको, लेकिन इस पे ना बेंच की कुछ ऑब्जर्वेशन थी और तहफ़्फ़ुज़ात थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप ये बताएं कि उन पे चार्ज क्या था जो उनको बरतरफ कर दिया गया था और ये भी बताएं कि इसके तो कुछ असरात भी हैं अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, अगर जज की कोई बदनीयती है तो फिर तो इस मामले को हम वापस भिजवा सकते हैं ट्रायल कोर्ट को। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि हम खुद सुन के डिसाइड करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ट्रायल कोर्ट एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दें और वो इसको दोबारा समाअत करके इसको डिसाइड कर दे। और उन्होंने जब अमजद परवेज़ एडवोकेट और उन्होंने मुखालफत की इस बात की कि वापस ना भिजवाएं, आप रिमांड बैक ना करें, तो उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अगर ये रिमांड बैक होगा तो जो नवाज़ शरीफ का स्टेटस है वो कन्विक्टेड या सज़ा याफ्ता का नहीं होगा, वो मुल्जिम का स्टेटस होगा उनका। और जिस तरह से नैब का किरदार है उन्होंने कहा,
तो आपको तो परेशानी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आप कहेंगे तो हम इसको वीडियो को कोर्ट रूम में चला भी लेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पे कुछ आर्गूमेंट्स किए जिससे अदालत मुतमईन हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरिट्स पे इस केस को दलाइल सुन के डिसाइड करेंगे। उसमें जो मेन नुक्ता था वो ये था कि उन्होंने कहा कि ये केस डिसाइड ज़रूर अरशद मलिक ने किया था जो मरहूम जज हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पे ये रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के पास चल रहा था। 22 में से 21 गवाहान तो उन्होंने जो है उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, पूरा ट्रायल उन्होंने किया। तो आखिरी जो एक गवाह का बयान उधर हुआ, उन्होंने कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की मलकियत साबित नहीं हो रही अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स या हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट से। तो उन्होंने कहा कि जो मेन चीज़ है वो ये है, जो 2001 है उसमें अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और 2005 में हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट बनी, उस वक्त नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता था। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर होना ज़रूरी है अगर कोई रेफरेंस बनता है। और अच्छा, अब ये बिल्कुल एक तो वो बुनियाद यानी कि उन्होंने कहा, लेकिन हमने तो जब सुप्रीम कोर्ट में पैनामा कर रहे थे कवर, जस्टिस एजाज अफजल साहब की सरबराही में बेंच था और उन्होंने कहा कि JIT हम बना रहे हैं जो कि हीरों पर मुश्तमिल होगी, और फिर उसके बाद व्हाट्सएप कॉल्स आई, ठीक है, और वो उसमें हिजाजी साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के थे, उनको भी गई थी कॉल, और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो कॉल्स गई थी। वो व्हाट्सएप कॉल का बड़ा जिक्र हुआ था उसके अंदर। फिर ये मामला मेरे इतलात के मुताबिक उस वक्त के चीफ जस्टिस के जो कि साकिब निसार साहब थे उनके इल्म में भी लाया गया था कि किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और मुझे याद है कि जस्टिस अजमत सईद ने जो हैं वो नसीम हिजाजी साहब जो थे उनको सामने खड़ा करके, उनके साथ अशतर और साहब अटर्नी जनरल थे, और उनको गुस्से से उन्होंने कहा ये सारा कुछ किया आपको पता है, ये इसकी वजह से हो रहा है। और फिर वो जो व्हाट्सएप कॉल और सिसिलियन माफिया करार, पता नहीं ये सारा कुछ, फिर उसके JIT के इतने हीरे जिसके अंदर MI और ISI के भी नुमाइंदे थे, उन्होंने जो है एविडेंस कलेक्ट की। लेकिन हम उस वक्त भी बता रहे थे कि जो एविडेंस कलेक्ट हुई, जो वॉल्यूम 10 बना और दूसरे JIT के थे, उसके अंदर जो स्क्रीनशॉट्स लगे हुए थे, वो तो देखें सिद्दीकी साहब, फोटोकॉपियां लगी हुई थी, शहादत में तो उसकी वो कोई पूरी नहीं उतरती। आज भी जो है वो क्या इस हवाले से मैंने टिकट्स वगैरह पढ़े थे कि जी फोटो स्टेट के ऊपर, स्क्रीनशॉट्स के ऊपर जो कानूनी शहादत एविडेंस है उसके ऊपर जो है वो पूरी नहीं उतरती हैं। ये आज भी जिक्र हुआ कि जो एक पेपर सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने लिया ऑडिट फर्म का और उसकी फोटोकॉपी पेश की, तो उन्होंने कहा वो तो उसकी तो कूड़ कबार के अलावा जो है कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ। अमजद परवेज एडवोकेट ने बताया। और इसके अलावा देखिए ये वो थी कि फोटो स्टेट कॉपियों के ऊपर आपने एक मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जी बिल्कुल, ये वही था। ये जो है ट्रायल कोर्ट में उसको जो है उन्होंने, और ये JIT के वो हीरे थे फेडरल जुडिशल एकेडमी के अंदर जो है वो। देखिए इसमें सिद्दीकी साहब जो सबसे मेन पॉइंट है, मुझे नहीं समझ आती ट्रायल कोर्ट ने किस तरह फ़ैसला सुनाया, क्योंकि जो आला अदलिया के मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले दिए हैं अमजद परवेज़ एडवोकेट ने, आज लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट मौजूद है कि जब तक ये 4 इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो ये तो आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस मान ही नहीं सकता। और वो कौन से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं? देखें, सबसे पहले आपने उस एक्यूज़ की आमदन बतानी है कि ये आमदन है। उसके बाद जो एसेट उसने बनाया है जिसका ये आप क्लेम कर रहे हैं कि आमदन से ज़ायद है, उस एसेट की मालियत बतानी है। फिर उसके बाद आपने तीसरा जो है उसका कंपैरिजन देना है कि ये कंपैरिजन जो है ये बनता है। चौथे नंबर पे पब्लिक ऑफिस होल्डर। ये चारों शराइत जो हैं जब पूरी होती हैं तब वो रेफरेंस बनने के लिए आपके पास मवाद मिलता है। तो अभी क्या हुआ है इस रेफरेंस के अंदर? अब जो है वो एक साइड के जो है एपलेंट साइड जो है नवाज शरीफ के वकला, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जी, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अब नैब को सुनना है। नैब का जो मौक़िफ़ है वो आपको तो मालूम ही है। उन्होंने पहले ही ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये रेफरेंसेस बनाए गए थे, JIT ने जो है इसमें तफ्तीश की थी और उसी की बेस पे रेफरेंसेस दाखिल कर दिए गए थे। हाँ, और ना तो जो कि उनका मौक़िफ़ यही होगा। नैब लॉ के तहत जो एक रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, फिर प्रोसिक्यूशन, तो वो हुए ही नहीं थे। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तो और इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, इसमें उन्होंने आज ये भी जिक्र किया कि इसमें जो इसके अंदर मॉनिटरिंग जज भी थे, इसमें टोटल 22 गवाहान थे इस रेफरेंस में। और उन्होंने कहा सिर्फ जो 2 गवाहान थे ना, जो एक नैब के तफ्तीशी अफसर और एक स्टार विटनेस जो JIT सरबरा वाजिद ज़िया,
उनके बयानात इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाकी जितने गवाहान हैं 18 गवाहान, उसमें या तो वो रिकॉर्ड से मुताल्लिक हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड जमा कराया, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल जो है ना वो एविडेंस देने वाला कोई गवाह नहीं है, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने सीजर मेमो बनाए हैं। तो टोटल 2 गवाह हैं जिनकी स्टेटमेंट्स हैं, और उन पे जब जिरा की ख्वाजा आरिस ने, तो उन्होंने खुद एडमिट किया जो उसमें साथ लगी हुई है जजमेंट के साथ वाजिद जिया पे, कि वो कह रहे हैं कि खुद तस्लीम कर रहे हैं जिरा में कि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला सके जिससे ये साबित हो कि ये हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स का नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक है। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। हाँ, हिल मेटल तो अच्छा, अब उसमें जो है एक और मामला भी तो है, वो हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ को भी वो को एक्यूज थे, वो एब्सकॉन्डर थे। तो आज भी कोई मामला कुछ इस तरह से हुआ कि भाई जी नहीं देखें वो तो, और अगर ये रेफरेंस जो है ये जैसे कि एवन फील्ड और कौन सा वो दूसरा था फ्लैगशिप, वो डिस्कार्ड हो गए हैं या उनको सेटिसाइड हो गए हैं कन्विक्शंस उसके अंदर, तो फिर ये उनका क्या स्टेटस होगा? देखें उनका जो केस है ना वो ट्रायल की स्टेज पे ही दाखिले दफ्तर हो गया था उनकी हद तक, क्योंकि ट्रायल का एक असूल ये है कि तमाम मुल्ज़िमान जब तक अदालत के सामने ना हो ट्रायल आगे नहीं बढ़ता। तमाम मुल्ज़िमान पे एक साथ फ़र्ज़ जुर्म आयद होती है और उसके बाद ट्रायल आगे बढ़ता है। अगर कोई मुल्ज़िम हाजिर नहीं होता तो अदालत उसका एक प्रोसीजर अडॉप्ट करती है कि उनको नोटिस होते हैं, उसके बाद वारंट होते हैं, उसके बाद नाकाबिले ज़मानत वारंट होते हैं, उसके बाद वो एब्सकॉन्डर यानी मफरूर होता है, और उसके बाद वो पीओ यानी इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाता है। तो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ उसमें इश्तिहारी डिक्लेयर हुए, उसके बाद उनका केस अलहदा किया गया, उसको दाखिले दफ्तर किया गया, और फिर जो कोर्ट के सामने मौजूद एक्यूज थे नवाज शरीफ और बाकी, अब ये उनका मेन ट्रायल हुआ। रेफरेंस जो है ये अगर खत्म हो जाते हैं वो तो कोई एक्यूज होंगे था उसके अंदर, वो तो उनका तो फिर स्टेटस ये ट्रायल उनका फिर क्या कोर्ट, होगा? वो तो देखें अपील की स्टेज पे इस कोर्ट के सामने ही नहीं है। उनका स्टेटस ये है कि वो ट्रायल कोर्ट की स्टेज पे उनका जो केस है वो दाखिले दफ्तर हो चुका है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि ये जब कभी गिरफ्तार हों तो इनको पेश किया जाए, और फिर उनका ट्रायल जो है उस स्टेज से शुरू होगा, नंबर स्टार्ट से बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन जाहिर सी बात है जब मेन एक्यूज अगर बरी हो जाएंगे तो फिर उनका तो कोई वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्कोप रह जाता है कि उसमें कोई ट्रायल हो दोबारा। ठीक हो गया। अब नकवी वाली बात आपने मुझसे पूछते हैं क्या रहते हैं? वो जो अब सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें वो आप नहीं बतानी है, जाहिर सी बात तो है। ये पूछेंगे तो फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ यार। नहीं, आप बताएं कि ये जो अच्छा, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से जो उनकी 2 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस हैं, और उसके अलावा एक गुजरांवाला बार की तरफ से भी आई हुई है, और एक जो हैं आपके मियाँ दाऊद एडवोकेट जो कंप्लेनेंट है उनकी भी एक पिटीशन है। तो ये जो 2 शोकाज नोटिस हैं ये अलग अलग उसमें हुए हैं? जी हाँ, ये अलग अलग हियरिंग्स के अंदर हुए थे। अच्छा। एक पहले नोटिस हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा शोकाज नोटिस हुआ जो डिटेल्ड है। वो दोनों चैलेंज किए हैं उन्होंने, मुज़ाहिर नकवी साहब ने, और 2 अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लगाई हैं। तो वो शुनीद ये है कि आज जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस कमेटी का इजलास होता है हर जुमेरात को, और उस जजेस कमेटी के अंदर भी ये और इस समेत बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो तब आए कि भी उनके क्या करना है इस तरह 184(3) के नीचे। तो ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने कहा कि जी इसको लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अब उस हवाले से जो है गालिब इम्कान यही है कि 1-2 दिन के अंदर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा, और फिर गालिब इम्कान ये है कि जो नेक्स्ट जो मंडे से शुरू होने वाला हफ्ता है उससे अगले हफ्ते शायद ये दरख्वास्तें फ़िक्स होंगी। उसमें जो मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं उन्होंने चैलेंज किया है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना बैठें, क्योंकि मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो जवाब दाखिल किया उसकी रूम में वो ऑडियो लीक वाला जो मामला था जिस पे गुलाम मोहम्मद डोगर का केस हुआ था, उसमें वो बेंच में बैठे थे, तो लिहाजा वो इससे अलग हो जाए। अच्छा। वो भी है। और जो नकवी साहब हैं उनके 3 जज साहिबान पे एतराज़ात हैं। इस तरह तो सिद्दीकी साहब ये फिर मसला कभी ना हल होने वाला लग रहा है। वो हल हो जाएंगे, मतलब हर कोई एक दूसरे पर एतराज़ करता रहेगा। हाँ, वो जाहिर है ये तो अदालतों के अंदर होता रहता है ना। तो अब लेकिन उसके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए ना कि जिसकी बुनियाद पे कोई जज जो है या अलहदा हो। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो कॉन्स्टिट्यूशनली है, वहाँ पे तो वो जज साहब बैठेंगे। वो बहरहाल जो बेंच बनेगा उसमें वो 3 नहीं होंगे। दूसरा जो है बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो अदालती कत्ल के हवाले से जो रेफरेंस था, सदारती रेफरेंस 2011 में, तवील अरसा पहले सुना था हमने, जब 2011 में दाखिल हुआ था और उसकी कुछ समातें हुई थी, और फिर 2012 के बाद से वो नहीं लगा। तो 12 साल के बाद अब उसकी सदारती रेफरेंस की भी आई है, उस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है। और उस लार्जर बेंच के अंदर जो है वो
तो इस जो ये Chief कह सकते हैं हम Justice के सरबराही में कि हुआ चीफ है। जस्टिस काजी फायजी साहब आए हैं तो उनके आने से तब्दीली तो आ रही है, इतने अरसा पुरानी पेंडिंग चीज़ें लगना शुरू हो गई हैं तो ज़ाहिर है ये मुकदमात, एक तो ना सिर्फ ये कि ये अदालत के ऊपर भी जो है वो हमेशा ये कहा जाता है कि अदालती कत्ल भुट्टो का, तो अब वो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया तो उसकी डिसाइड होना है, देखना ये है कि किस तरह से 186 के अंदर कैसे जो है ना वो अदालत इस सारी सूरत हाल को देखेगी। तो आप क्या समझते हैं ये जो है दाग धुल जाएगा जो अदलिया के ऊपर है एक है? देखें जो रेफरेंस है उसके अंदर जिस तरह से जो नुकात उठाए गए हैं कि किस तरह से ये ट्रायल चला था, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो कहेगी। और आज तक ये भुट्टो का मुकदमा जो है ये कभी किसी अदालती नज़ीर के तौर पर नहीं पेश किया जाता, तो एक वो तारीख़ का ज़ख्म है जो लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अब तारीख़ के बहुत सारे ज़ख्म जो हैं वो धोने चाहिए। इस एक और ज़ख्म जो है वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के ऊपर भी लगा है कि याद है जब उन्होंने पिंडी बार में तकरीर की थी, फिर उसके बाद साकिब निसार साहब वाली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी उसने आज खुद नोटिस लेके और इनको बरतरफ कर दिया था, तो वो भी 11 अक्टूबर 2018 को उनको बरतरफ किया गया। तो उसके बाद से उनका मुकदमा चल रहा था, लेकिन ना वो गुलजार साहब के दौर में डिसाइड हुआ, ना उमरता बंदयाल साहब के। तो अब जाके फिर जो है उस हवाले से भी वो ये तो पूरा साल गुजर गया, वो कर दिया है। मतलब लग नहीं रहा था अब दिसंबर की कोई आपका आर्टिकल जो है ना वो नहीं, वो मैं कर लूँगा, वो मैं कर लूँगा। लेकिन आप ये बताएं कि पूरा साल केस नहीं लग सका उनका, मतलब वो पहले उम्मीद करते रहे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनको दरखास्तें दी, कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर वो समझे कि जब ये भाईजान जब वो इनके केस के अंदर हामिद खान साहब इनके वकील हैं, उन्होंने जब जनरल फैज़ के हवाले से और वो 2 साल की मेहनत और वो सारा कुछ जो था वो पढ़ा, तो उसके बाद जो है ना वो फिर मुकदमा तवील अरसे तक गायब ही हो गया। तो बहुत सारी इन्होंने दरखास्तें दी, नहीं लगा, तो अब 12 लग गया। वो 5 रुकनी बेंच वो भी जस्टिस काजी फ़ईसा की सरबराही में बना है, तो वो भी डिसाइड करेगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो फ़ैसला क्या दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। और फिर ये देखें सुप्रीम जुडिशल ही के ख़िलाफ़ जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी आए हुए, तो काफ़ी हैपनिंग होगी दिसंबर के महीने के। तो ये इलेक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें जो हैं वो अदालतों में नहीं जो हैं कि डिसाइड होने जा रही हैं, तो बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं हमारे पास। तो इस तरह की पटिशन्स भी आ रही हैं कि इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोकें, और उसकी वजह वो कह रहे हैं कि देखें इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो सारी डिसमिस हो जाएगी। अच्छा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है, इलेक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। आप मतलब मुझे पक्का आपको यकीन मुझे है? यकीन है कि 8 फरवरी को चलें, इलेक्शन ये तो हो रहा अच्छी खबर है। तो मेरा ख्याल है कि आज की इन खबरों के बाद जो है देखते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखी है कि ये दोनों बेंच जो बने हैं, इसमें ना जस्टिस इजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब है, ना जस्टिस शाहिद वहीद है, ना जस्टिस आयशा मलिक हैं, और ना ही कोई और वो जो किसी ज़माने में आम ख्याल बेंच का लाया करता था। अच्छा, वो बिल्कुल एक रुकन भी नहीं है, वो उनमें एक का इन दोनों बड़े बेंचेस के अंदर नहीं है। अच्छा, ये जो बने हैं ना, ये 5 वो जाहिर सी बात है, वो फिर अब चेंज हो गई है, उधर भी तब्दीली आई है। तो मेरा ख्याल है कि शायद होगा कोई ना कोई मसला। तो बहरहाल जी, शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।